हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया 19 मार्च शिफ्ट 3 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। और यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 37.8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन आपको बताना है। ठीक है, तो सवाल कैलकुलेटिव दिख रहा है, तो आइए इसको आसान बनाते हैं हम लोग। तो आसान इसमें क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन को ही आसान बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता है कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन यानी कि स्फीयर का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको आर दिया हुआ है सवाल में, डायमीटर दिया हुआ है 37.8, तो आर इसका आधा हो जाएगा यानी कि रेडियस। रेडियस हो जाएगा 37.8 का आधा यानी कि 19, 18.9। 18 गुना 2 36, 9 गुना 2 18। ठीक है, यानी कि रेडियस आ गया 18.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस कैलकुलेट करते हैं इसको। ये हो जाएगा 4/3, पाई की जगह पे 22/7 रख लेंगे। ठीक है, और आर के जगह पे 18.9 की जगह पे हम लोग ये भी तो रख सकते हैं 189 डिवाइडेड बाई 10, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने रख दिया 189 डिवाइडेड बाई 10। 189 क्यूब है तो 3 बार। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 तो सीधा 1000 लिख लेते हैं, 10 3 बार आएगा। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 से 189 9 बार में कटेगा, 21 9 189 होगा। अब क्या आ गया, 22 चौके 88 आ गया यहाँ पे, गुना में 189 और गुना में 189 और इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आ जाता है ना, तो आप लोग डिजिटल सम भी नहीं लगाते हैं, डिविजिबिलिटी भी नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे और कैसे लगाएंगे वही आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए, ये आपको पता है कि इसका इकाई का हम अंक निकाल सकते हैं कि इकाई का यूनिट डिजिट क्या आएगा। पहले यूनिट डिजिट इसको निकालते हैं। ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 9 9 81 एक। ठीक है, और फिर गुना 9, सिर्फ इकाई का अंक हम निकालना है, तो 1 गुना 9 9 आ जाएगा, 9 8 72, यानी कि इसका जो भी कैलकुलेशन होगा ऊपर वाले का, इसमें इकाई का अंक 2 आएगा। 9 8 72 आ गया, तो इकाई का अंक इसमें 2 आएगा। इकाई का अंक निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, और चूंकि डिवाइडेड बाय 1000 है और किसी भी नंबर को आप 1000 से डिवाइड कीजिएगा और मान लेते हैं कटा नहीं, ऊपर नीचे से एक भी जीरो नहीं कट रहा है ना, तो पूरा 1000 नीचे बचा हुआ है। तो 1000 यदि किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा, पूर्ण संख्या को, तो दशमलव के बाद 3 संख्याएं छोड़ेगा। मान लेते हैं ये दशमलव है, कोई कुछ आया। ठीक है, उसके बाद दशमलव आया और दशमलव के बाद 3 संख्याएं आएगी, 1 2 3, और लास्ट में हम 2 लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता था इस पूरे कैलकुलेशन का जो इकाई का अंक था वो 2 था। तो दशमलव के बाद 2 संख्या और फिर लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, और दशमलव के बाद 3 संख्याएं क्यों आएगी, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000 है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखिए, चूंकि इकाई का अंक 2 आ रहा है ना, तो जब भी इकाई का अंक 2 आएगा तो उसको जब हम एक अंक हटाते हैं, क्योंकि आपको सवाल में बोला हुआ है क्या कि उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक सही जवाब दें। तो दशमलव के बाद आप ऑप्शन में देखिए हर जगह 03 ही है, तो ये आपके लिए बहुत काम का चीज़ है। तो यदि दशमलव के बाद हर ऑप्शन में 03 है, तो आपको ये तो पता चल रहा है क्लियरली कि ये जो 2 नंबर हम डॉटेड छोड़ रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, ये 03 ही है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम 032, यही 2 नंबर है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ही दे रखा है आपको कि 2 नंबर जो 03 है, तो लास्ट का हमने 2 निकाल लिया। अच्छा, क्या ये हमेशा ऐसे सेट होगा? तो हमेशा नहीं होगा। जब भी ये 2, मतलब इकाई का अंक 5 से ज़्यादा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेज होगा, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, 5 से यदि इकाई का अंक 5 से ज़्यादा आ जाएगा, तो इस अंक को एक घटा के लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 03 है तो ये 02 हो जाता। क्यों? क्योंकि 5 से जैसे ही ज़्यादा आता है और उसको राउंड ऑफ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे समझिए, यदि हमारे पास कोई अंक है 0.047, तो ये 5 से ज़्यादा है ना 7, तो जैसे इसको 2 संख्या में राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लिख देंगे 0.05। ठीक है, इस 7 के जगह इस 4 को 1 बढ़ा के लिख देंगे, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं समझते, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। बस इस सवाल पे आते हैं हम कि क्लियर है कि दशमलव के बाद 3 संख्याएं थी हमारे पास और 3 संख्या में आखिरी संख्या 2 हमने निकाल ली थी, क्योंकि इकाई का अंक था। और पहले की 2 संख्या यानी कि 03 इसने दे रखा है ऑप्शन में, यानी कि ये क्लियर है कि इसमें एक संख्या और बैठेगी, 022222, 4 ऑप्शन में हमने 2 बिठा दिया। ठीक है, यानी कि ऊपर का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा
वो इन्हीं चारों में से कोई आएगा, दशमलव हटा के आप सोचिएगा तो, ठीक है, इन संख्याओं में से दशमलव हटा के आप सोचिए, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा हमारा, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक आएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे सीधा सीधा एक काम कर लीजिए ना, कि आपके पास दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शन में 88, मतलब ये जो संख्या है वो 88 का मल्टीपल है। तो यदि संख्या 88 का मल्टीपल है तो 11 का मल्टीपल होगा ना। तो आप चारों ऑप्शन में देख लीजिए अब, दो लगाने के बाद, कि कौन सा संख्या 11 का मल्टीपल आ रहा है, बस आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं 11 से मल्टीपल चेक करने का क्या तरीका है कि अल्टरनेट का सम देखते हैं। तो ये 2 2 4 और 4 1 5 5 और 3 8, ये हो गया 8। ठीक है, और 8 8 16 16 और 2 18, 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 10 आएगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आउट। ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं। तो 2 2 4 और ये हो जाएगा 4 1 5 5 3 8। ठीक है, ये हो गया 8। ये देखते हैं 9 8 17 17 और 2 19, 19 माइनस 8, ये आ गया 11। ये 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 6 3 9। ठीक है, ये हो गया 9। ऊपर वाला देखते हैं तो 8 1 9 9 और 2 11, 11 माइनस 9 कितना आता है, 2। तो ये भी नहीं होगा 11 का मल्टीपल। अब एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, 3 2 5 1 6 6 3 9, ये हो गया 9 और इधर से 8 और 2 10, 10 माइनस 9, ये आ जाएगा 1, ये भी नहीं होगा। 11 का एकमात्र मल्टीपल है ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा इसको। ठीक है, इसको समझिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम किसी दूसरे वीडियो में समझाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ इस सवाल के लायक समझा दिया। आप इसको जब समझेंगे ना, तो आपको कैलकुलेटिव सवाल बनाने में मजा आने लगेगा। आप खोजिएगा कि कैलकुलेशन कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको चीज़ें सीखनी होगी। ठीक है, और हम ये जो सीरीज चला रहे हैं इसमें हल्का फुल्का सिखाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। डीप में जाने से क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो समांतर रेखाएं L1 और L2 को एक तिर्यक रेखा काटती है। यदि एकांतर अंतः कोणों में से एक कोण 65 डिग्री है तो दूसरे एकांतर अंतः कोण का माप क्या होगा। ठीक है, देखिए दो लाइन समानांतर है। देखिए रेलवे में इस टॉपिक से बहुत सवाल पूछ रहा है, तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। दो समांतर रेखा है L1 और L2। ठीक है, इसको एक रेखा काटा, कोई तिर्यक रेखा है, इसको काटा। अब इसमें एकांतर अंतः कोणों की बात कर रहा है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स की। तो सबसे पहली बात मैंने बताया था इसमें इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो ये चारों इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर वाले। और एकांतर की बात करेंगे तो एक यदि यहाँ पे है तो इसका एकांतर कोण ये होगा और इसका एकांतर कोण ये होगा, यही एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है आपसे कि एक एकांतर कोण इंटीरियर एकांतर, हाँ एकांतर अंतकोण यानी कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 65 डिग्री है, तो ये मान लेते हैं ये 65 है। ठीक है, तो ये दूसरा कितना होगा, बस आपसे यही पूछ रहा है। तो आपको पता है ये भी 65 ही होता है, बराबर होता है ना। ठीक है, यदि एकांतर अंतकोण की बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ये 65 तो दूसरा भी 65 ही होगा। आइए अगले सवाल पे। एक दुकानदार अपने सामान को 20% की हानि पे बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 40% लाभ कमाता है 1 किलोग्राम के लिए। उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वास्तविक बाट कितना है। देखिए इस सवाल में है क्या कि मान लेते हैं किसी ने 100 रुपये का सामान खरीदा, किसी कोई दुकानदार है और उसका सीपी 100 था। उसने ये बोला कि मैं इसको सिर्फ 80 में बेच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने दिखाया, क्लेम किया कि 20% लॉस पे बेच रहा हूँ, यानी कि 100 में खरीद के मैं 80 में बेच रहा हूँ। लेकिन वो फायदा भी कमा ले रहा है, मतलब 40% का प्रॉफिट भी कमा ले रहा है। ये कैसे करेगा, मतलब वो बता रहा है कि हम 80 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन असल में वो बेच कितने में रहा है, 140 में, तभी तो 40% का प्रॉफिट कमाएगा। तो ये घपला कर कहाँ रहा है, वजन में कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको मैंने बताया है कि इसको रिवर्स करके लिख दीजिए बस। ठीक है, यानी कि जहां पे उसको 140 ग्राम देना था वहां पे उसने सिर्फ 80 ग्राम दिया। देखिए दोनों जगह अमाउंट बराबर आएगा, यहाँ भी और ये दोनों बराबर होगा, यानी कि अमाउंट बराबर ही पे करना होगा कस्टमर को। बस ये हुआ है कि 140 ग्राम की जगह पे दुकानदार ने उसको 80 ग्राम दे दिए हैं। इसको उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, मैंने समझाया डिटेल में इसको, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे तो ये क्लियर है कि यहीं से प्रॉफिट कमा रहा है ये। तो 140 के जगह पे 80 ग्राम मिल रहा है। आपसे सवाल में पूछा है कि 1 किलोग्राम के जगह वो कितना बाट का यूज कर रहा है।
ठीक है। तो यदि इस 140 को हम 1 किलोग्राम माने, तो आपको बस ये निकालना है कि 80 की वैल्यू क्या होगी। मतलब ये यदि 1 किलोग्राम है तो 80 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 140 की जगह पे ही 80 दे रहा है ना। तो 140 बराबर, ठीक है, 140 यूनिट यूनिट बराबर आ गया 1000 ग्राम। ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम बटा 40। तो 80 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, गुना 80, ये 140 है। ठीक है। 1 यूनिट बराबर 1000 बटा 140, तो 80 यूनिट बराबर 1000 बटा 140 गुना 80। इसको काटिए, ये आ जाएगा नीचे 7 ऊपर 4। ठीक है। 4000 बटा में 7। ठीक है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? चलिए देखते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि 100 बटा जो 7 होता है, आपने पढ़ा है 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 14.28। इसी का यूज कीजिए आप लोग कैलकुलेशन में। ठीक है, जो आपने आपने कहीं भी कुछ भी पढ़ा है उसका हर जगह यूज कीजिए। तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14.28 होता था ना। तो 100/7 की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब 14.28। ठीक है। तो आप खुद बताइए 400/7 की वैल्यू कितनी होगी, इसका 4 गुना, यानी कि 14, 28, 56। ठीक है। और 2 गुना 112, यानी कि 57.12 के आसपास। ठीक है। तो ये आ जाएगा 57.12 और गुना 10, यानी कि 571.2। ऑप्शन नंबर लगभग में सी। ठीक है। आप इसको काट के भी देख सकते हैं। जब 7 से 4000 को काटेगा तो यही आएगा 571.2, 4 जो भी है। ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें बोला है कि एक अधिकतम संभव गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे ऐसे शंकु में अंत स्थापित किया जा सकता है जिसकी आधार त्रिज्या 42√3 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। ठीक है। देखिए, सवाल ये है कि एक शंकु है, उसके अंदर एक गोला फिट किया जाता है। ठीक है। और अधिकतम मतलब मैक्सिमम साइज का गोला जितना फिट हो सकता है। तो आप इस 3D फिगर में ना, शंकु 3D होता है, गोला भी 3D फिगर है, तो इसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ऐसे सवालों में जहां आपको नहीं समझ में आए, वहां आप 2D में मान के बनाए कीजिए सवालों को। तो आप शंकु को 2D में देखिए तो ऐसा दिखेगा शंकु। ठीक है, ऐसा दिखेगा शंकु 2D में। ठीक है, ये शंकु ही है। और इसके अंदर गोले के जगह आप इमेजिन कीजिए कि इसके अंदर हमने मैक्सिमम साइज का सर्कल बना दिया है। सेम ही बात है, गोले की जगह आप सर्कल इमेजिन कर लीजिए। ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, यदि आपने शंकु को ट्रायंगल के जैसा बना लिया और गोले को सर्कल के जैसा बना लिया, तो कोई चेंज नहीं आएगा 2D फिगर में। और 2D में नहीं आएगा तो 3D में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फिगर जो होता है ना, आइडेंटिकल होता है। जब आप बात करेंगे शंकु का, तो यदि आप एक ट्रायंगल रख के उसको घुमा देंगे ना, तो वो एक शंकु बन जाएगा। उसी तरह आप एक सर्कल लेके उसको घुमा देंगे पूरा 360 डिग्री, तो वो एक गोला बन जाएगा। और जैसे जब भी ऐसा फिगर हो कि घुमाने से 3D फिगर मिल जाए एग्जैक्ट, जैसे ये सर्कल है। ठीक है। सर्कल को जब आप पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे फिक्स रखते हुए, इसके सेंटर को फिक्स रखते हुए जब आप घुमा देंगे, स्पिन कर देंगे, तो ये जो बनेगा ना, ये एक गोला बन जाएगा। ठीक है, मतलब स्पेयर। तो जब भी कोई ऐसा फिगर हो जिसको आप 360 डिग्री घुमा दे, तो वो 2D से 3D फिगर में कन्वर्ट हो जाए, तो वैसे सवाल में आप सीधा उसका 2D से भी सवाल बना सकते हैं, 2D फिगर से। ठीक है। जैसे आप इस ट्रायंगल को लें। ठीक है। इस ट्रायंगल को लें और ट्रायंगल को 360 घुमा दें। ठीक है, यहाँ पे तो समझा नहीं पाऊंगा मैं, नहीं घूमेगा ये। ठीक है। इस ट्रायंगल को लेके 360 घुमा दीजिए आप, तो आप देखिएगा कि ये शंकु बन जाएगा, यानी कि कोन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको 2D में बनाते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि शंकु में आधार की त्रिज्या 42√3 सेंटीमीटर है शंकु के। तो शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि इसका बेस का हाफ। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 42√3, 42√3। तो पूरा कितना हो जाएगा, यदि r बराबर 42√3 है तो ये पूरा 84√3 हो जाएगा, 84√3। और ये दे रहा है कि तिर्यक ऊंचाई, मतलब इस वाली लंबाई की बात करें, यही तो होता है तिर्यक लंबाई कोण का। ठीक है। तिर्यक ऊंचाई जो स्लैंट हाइट है वो व्यास के बराबर है, यानी कि डायमीटर के बराबर, यानी कि जो स्लैंट हाइट एल है वो 2r के बराबर है, 84√3 के बराबर। यही आएगा अपना डायमीटर। ठीक है। अब आपको निकालना है क्या है, गोले का आयतन। गोले का आयतन निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, रेडियस। तो यदि आप इस सर्कल का रेडियस निकाल ले तो वही आपके गोले का रेडियस होगा। ठीक है। तो आप सर्कल का रेडियस निकालिएगा, तो आपको पता है ये इंच सर्कल है।
ट्रायंगल के अंदर यदि हम कोई सर्कल इस तरह से बनाएं कि उसके तीनों साइड को टच करे तो उसको हम लोग कहते हैं इन सर्कल। और इन सर्कल का जो इन रेडियस होता है उसको निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, वो होता है, एक सेकंड, इसमें एक चीज आप और देख सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एल है ना, ये भी एल है, दोनों स्लैंट हाइट है, और इसका जो लेंथ है वो भी 84√3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो भी 84√3 है, ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं बराबर है ना, तो ये जो ट्रायंगल होगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा ये होता है कि a डिवाइडेड बाय 2√3, सीधा सीधा होता है a डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है। आप ये यदि इसको फॉर्मूला से निकालना चाहें तो फॉर्मूला आपको पता होगा, एक सेकंड, यहाँ पे आर है, आर है, इसको R1 लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये R1 है क्योंकि दोनों आर हो गया ना, ये R1, ये भी R1, ठीक है, मतलब जो गोला है उसका रेडियस, और ये जो R है ये शंकु का रेडियस। तो R1 का जो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डेल बाय एस। डेल क्या होता है, इस ट्रायंगल का एरिया, जो भी ट्रायंगल होगा इसका एरिया और बटा एस सेमी पेरीमीटर। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसका मैंने सीधा सीधा आप लोगों को बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है वो होता है a डिवाइडेड बाय 2√3, सीधा, ये आपको याद रखना है। और a क्या है यहाँ पे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड, भुजा है, जो कि 84√3 के बराबर है, यही a के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप r निकाल लीजिएगा, R1 बराबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 2√3 क्या, और a है 84√3 डिवाइडेड बाय 2√3, √3 और 2 से 84, 42 टाइम्स में। तो आपने निकाल लिया गोला का रेडियस 42। अब निकालना क्या है, तो गोला का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन सिंपल फॉर्मूला है 4/3 पाई, यानी कि 22/7, और आर क्यूब, आर कितना है 42 इंटू 42 इंटू 42, ठीक है, यही आपको निकालना है। जो कट रहा है उसको काटते हैं तो 7 या 21 से 42 दो बार में कट जाएगा, 21 गुना 2, ठीक है। आपके पास आया क्या, इसको कैलकुलेट करना होगा, चलिए करते हैं। इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 4 गुना 21, 4 22 चौके 88, और गुना 84, और गुना 42, यही आया। अच्छा, यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल है, 88 11 का मल्टीपल है, तो आप सीधा चेक कर लीजिए 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, वही आंसर होगा। यदि 11 का मल्टीपल एक से ज़्यादा ऑप्शन आ जाएगा तो हम कैलकुलेट करेंगे, या तो फिर डिविजिबिलिटी लगाएंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। पहले हम 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो 3 1 4, 4 4 8, और 6 4 10, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो 4 3 7, 7 4 11, और 7, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो 3 और 6 3 9, 4 4 8 1 9, 9 -9 0, ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 3 7, 7 6 11, और यहाँ से 5, 11 -5 6, ये भी नहीं होगा, यानी कि एकमात्र सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। मुझे बस आर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना था, ठीक है, ये फॉर्मूला है आर निकालने का था, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। हालांकि एक बात आप लोगों को और भी बता देते हैं, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो इसको मैं मिटा के एक छोटी सी बात बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, आपके लिए यदि डायरेक्ट आपको गोले में मान लेते हैं एक शंकु दे रखा है, ठीक है, एक शंकु दे रखा है, और बोले कि इसके अंदर एक गोला फिट किया जा रहा है मैक्सिमम साइज का, और तो आपको पता है शंकु का ये जो होता है स्लैंट हाइट होता है एल, ठीक है, और शंकु का जो रेडियस है उसको आर मानते हैं, और गोले के रेडियस को R1 मानते हैं, ठीक है, गोले के रेडियस को R1 मानते हैं। और इस शंकु की ऊंचाई को यदि h मान लें तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है R1 निकालने का, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला, लेकिन मैंने इसलिए वो तरीका बताया कि आप कितना फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। वो भी बहुत ही आसान था, जो चीज़ आप जानते हैं उसी का यूज करके सवाल बना लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो लेंदी था, वो भी बहुत आसान था। लेकिन यदि आपको सीधा सीधा शंकु और गोले में गोले का रेडियस का फॉर्मूला जानना है तो वो होता है R1 इक्वल टू आर इंटू एच, ठीक है। और ये आर कौन सा है जो मैं लिख रहा हूँ, ये R1 तो है गोले का रेडियस, और ये आर है शंकु का रेडियस, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जब हम आर की बात कर रहे हैं तो जब हम आर की बात कर रहे हैं तो वो है शंकु का रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। और R1 की बात कर रहे हैं, R1 तो ये स्पेयर का रेडियस, यानी कि गोले का, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है R1 यानी कि स्पेयर का रेडियस निकालने का R इंटू एच,
ठीक है, आर हो गया कोन का रेडियस, एच हो गया कोन का ऊंचाई, और डिवाइडेड बाय आर प्लस एल। ठीक है, और ये भी उसी फॉर्मूले से डेराइव हुआ है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, 2,90,000 जनसंख्या थी। पहले वर्ष 5%, 5% का मतलब है 105 हो गया आउट ऑफ 100, और दूसरे साल 30% बढ़ गया यानी कि 130 हो गया आउट ऑफ 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो कट रहा है, तो 4 जीरो हमने काट दिया। अब आप आंसर देखिएगा तो आपको ऑप्शन देखिएगा तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीजन ये है कि जैसे ही आपने 4 जीरो से 4 जीरो काटा, अब आपके पास सिर्फ एक जीरो बचा हुआ है। ठीक है, हालांकि 5 है आपके पास, लेकिन 5 को जीरो बनाने के लिए 2 तो चाहिए ना, 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल कहीं नहीं है ऊपर। मतलब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एक ही जीरो मिलेगा आपको, और एक जीरो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला दो नल 4 घंटे में और 32 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी का एक चौथाई भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे? सेम सवाल हर शिफ्ट में पूछ रहा है ये भी। देखिए, बहुत बार बता चुका हूँ, यदि 32 घंटा में कोई नल भर रहा है और 32 घंटा में एक दूसरा नल खाली कर रहा है, तो दोनों का काम जीरो हो जाएगा ना। तो इसको इग्नोर ही कीजिए ना। आप सीधा ये सोचिए कि 4 घंटे में यदि कोई नल है जो पूरा भर सकती है 4 घंटे में, ठीक है, 4 घंटे में पूरा भरती है, तो एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा? तो 4 का एक चौथाई 1 घंटा। आइए अगले सवाल पे। ठीक है, ये रेशियो निकालना आपको ए बी सी डी का। ठीक है, तो या तो आप रेशियो मर्जिंग कर लीजिए जो मैंने बताया था। ए बी का रेशियो दिया हुआ है 1:3, बी सी का है 5:7, और सी डी का है 9:5। ठीक है, और रेशियो मर्जिंग कैसे करते हैं? तो इसी को आगे एक्सटेंड कर दीजिए 3 को, तो ये हो जाएगा 3 3, 7 को इधर एक्सटेंड करेंगे तो 7, 5 को पीछे करेंगे तो 5, और ये 9 9। ठीक है, चीज़ों को इधर ही एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो कटर है उसको काटते हैं 3 3 3, और ये 3 से 3 बार में इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, और 7 × 5 = 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया। और यदि नहीं समझ में आई है तो आप जाइए रेशियो का वीडियो देखिए। रेशियो का वीडियो मैंने डाला है कंप्लीट चैप्टर, बहुत अच्छे से वहाँ सारी चीज़ों को समझा है। ठीक है, आप चाहते तो इसको ऑप्शन से भी ट्राई करके देख सकते थे, लेकिन सेम टाइम लगता। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है आपको? इसमें वैल्यू निकालना है 18x-5 का। इसको सही कर लीजिए, यह है 18x-5, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो 125 को क्या लिख सकते हैं आप? 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अच्छा, एक बात यहाँ बताने लायक है, शायद आप लोगों को पता हो, कि जब हम बात करेंगे a का पावर b, ठीक है, और इस होल का पावर c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर b इंटू सी। ठीक है, इसको आप लोग इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, a का पावर b का पावर c, ये इसके बराबर नहीं होता है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि जब भी a का पावर b हो और होल का पावर, मतलब ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर c दिया हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर b इंटू सी। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है पहला। और दूसरा चीज आपको पता होगा कि जब भी a का पावर m हो और गुना में a का पावर n हो, तो पावर जुड़ता है। जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, और यही बोले a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, डिवाइड करेंगे तो पावर घटता है, a का पावर m माइनस n होता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का यूज करेंगे इस सवाल में। अब देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब। 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 × 1.3, इस प्रिंसिपल का यूज करके, पहला वाला। ठीक है, और ये है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 का पावर 1.8 गुना 2 यानी कि 3.68, 18 गुना 2 36, और डिवाइडेड बाय 5.25। ठीक है, 5 का पावर 2.5, और इक्वल टू 5 का पावर एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको पावर जोड़िए और घटाइए, तो पावर जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 का पावर
13 3 39 यानी कि 3.9 प्लस 3.6 और माइनस माइनस इसीलिए क्योंकि डिवाइड है। यहाँ भी मैंने बताया कि जब भी डिवाइड होगा तो माइनस कर देते हैं पावर को। माइनस 2.5 इक्वल टू हो गया 5 का पावर x। ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला सिर्फ सेम कर लेते हैं। तो 3.9 सीधा लिख सकते हैं 3.9 प्लस 3.6। ठीक है, ये हो जाएगा 7.5 माइनस 2.5 यानी कि 5। ठीक है, इधर से हो गया 5, बेस हटा दिया हमने, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला कंपेयर कर रहे हैं। तो ऊपर हो गया 5 और यहाँ हो गया x, यानी कि x किसके बराबर आ गया 5 के। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा आपको निकालना है 18x माइनस 5 की वैल्यू। तो x यदि 5 आया तो 18 पंचे 90, 5 85 हो जाएगा इसकी वैल्यू। 18 पंचे 90 माइनस 5 85। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है 2197 का क्यूब रूट। 2197 किसका होता है, 13 का होता है ना। ठीक है, हालांकि मैंने इसका तरीका भी बताया कि आप कैसे क्यूब रूट निकालिएगा। तो 2197 13 का क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 10,000 है तो कितना बाहर आएगा, 10 बाहर आएगा क्योंकि पावर 1/4 है, इंटू 5/39 इंटू 48, यही आपको कैलकुलेट करना है। 13 3 39, ठीक है, और 3 से 16 बार में 16 पंचे 80/10 8। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि समूह ए में 39 सदस्य, समूह बी में 33 सदस्य और समूह सी में 52 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि 377, 401 और 233 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये भी हर शिफ्ट में ये सवाल था। 39 गुना 377, ठीक है, 39 सदस्य ने 377 हर एक सदस्य ने खर्च किया एवरेज, तो टोटल कितना खर्च हुआ 39 गुना 77 377 प्लस 33 सदस्य ने हर एक ने 401 खर्च किया, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 33 गुना 401। ठीक है, प्लस 52 सदस्य ने हर एक ने 233 खर्च किया, तो टोटल खर्च 52 गुना 233, ये आ गया आपका टोटल खर्च। ये पूरा टोटल खर्च आ गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सदस्य देखना होगा, टोटल कितने सदस्य हैं तभी एवरेज निकलेगा। तो टोटल सदस्य हैं 39 प्लस 33 72 प्लस 52 124, 124 टोटल सदस्य हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको इकाई का अंक से देख सकते हैं, सिर्फ इकाई का अंक से बन रहा है या नहीं। तो आइए ट्राई करते हैं। तो सिर्फ इकाई का अंक यदि हम देखें तो 9 7 63, 63 का 3 लिख देते हैं, प्लस 3 1 कम 3 और प्लस 3 गुना 2 6, इकाई का अंक आ गया 6, 3 9 3 12 2, नीचे आ जाएगा 4 2 6 1 7, सॉरी इकाई का अंक लिख रहे हैं तो नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 6 3 9 3 12 यानी कि 2 आ गया और नीचे 4 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 4 में से क्या गुना कीजिएगा कि 2 मिले, इकाई का अंक, तो 4 चौके 16 ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, 8 चौके 32 ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ठीक है, 4 तिया 12 ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, 5 चौके 20 ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो यहाँ 2 ऑप्शन फंस गया। तो अब आपके पास ये तरीका आपका काम नहीं करेगा, आपको करना क्या है, तो या तो आप डिजिटल सम लगाइए, ठीक है, या तो आप एक चीज़ और लगा सकते हैं डिविजिबिलिटी, 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सम ही लगाते हैं, बाकी 3 से डिविजिबिलिटी लगा के बता सकते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा इस सवाल में। ठीक है, देखिए चलिए 3 से डिविजिबिलिटी समझाते हैं, बाकी डिजिटल सम मैंने बताया इस सवाल में पिछले शिफ्ट में, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ अच्छा बताते हैं, आप चाहें तो आपके पास 2 ऑप्शन है बी और सी, ए और डी तो बिल्कुल आउट हो गए ना। देखिए यदि ध्यान से समझिएगा तो बहुत मजा आएगा आपको। ए और डी बिल्कुल आउट हो गए, अब हमें देखना है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कौन सा ऑप्शन सही है बिना कैलकुलेशन किए हुए। आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं और शायद आंसर भी आ जाए उससे। ठीक है, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी और डी को देखेंगे और यहाँ नीचे देखेंगे। नीचे एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से नहीं कट रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, और ये तो पता है कि ऊपर वाला नंबर 124 से कटेगा क्योंकि नीचे 124 है, तो 124 से कटेगा, 124 से कटेगा तभी तो आंसर होल नंबर में आ रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है। तो ऊपर 124 से कटेगा, ये क्लियर है। ठीक है, और जब भी ऐसा रहे कि ऊपर 124 से कटे, तो आप देखिए यहाँ पे कि ये 3 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पहले वाली संख्या को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 5 8 5 13, 13 में 12 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 3 से डिवाइड करने पे 1 आएगा।
इसको देखेंगे 3 2 5 3 8, तो 8 में 6 कट जाएगा, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब चूंकि 124 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम 3 से डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं इस सवाल में। ठीक है, तो ऊपर यदि 3 से आप डिवाइड करके देखें तो आप देखिएगा 13 या 39, यानी कि 3 से 39 कट जाएगा, यानी कि पूरा कट जाएगा। कोई भी एक नंबर कटेगा मतलब पूरा कट जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 33 कट जाएगा 3 से। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो ये 33 3 से कट जाएगा, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया, यहाँ भी 0 आया। ठीक है, तो 3 से यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 17 या 51 एक रिमाइंडर देगा ये, और गुना 3 3 6 2 8, ये 2 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया ऊपर, 3 से डिवाइड करने पे 2। ठीक है, अब नीचे की तरफ यदि हम देखेंगे तो नीचे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 6 1 7 है, और 7 को जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो एक रिमाइंडर आएगा। तो दोनों के रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2। अब कहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और ये मैंने क्यों किया तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बस इतना समझिए कि जब भी नीचे वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, या किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, और ये पता होना चाहिए बस आपको कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को पूरी तरह से काट रहा है, तो ही आप ये तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को काटना चाहिए पूरी पूरी तरह। काट रहा है ये क्लियर है, तभी फ्रैक्शन में नंबर आंसर नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। यदि नहीं क्लियर है तो आप इसको डिजिटल सम लगाइए और बनाइए। ठीक है, वो भी आसान है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की निम्नलिखित बारंबारता वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक निकालना है आपको। तो बहुलक कहाँ पे होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको देख के पता चला होगा ये 36 सबसे ज़्यादा है, मतलब बहुलक यानी कि मोड यहीं पे होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि मॉडल क्लास कौन सा है, मतलब मोड 20 से 30 के बीच में होगा बहुलक। ठीक है, 20 से 30 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़, तो 20 से यदि 30 के बीच में होगा तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो सीधा आउट हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो सीधा आउट हो गया। आपको अब इन दोनों में से देखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी में से, तो आपको इसके लिए कैलकुलेट करना ही होगा फिर भी। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। मोड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मोड का जो फॉर्मूला होता है यानी कि बहुलक का, वो होता है एल प्लस F0 माइनस F1 बटा F0 माइनस F1 और प्लस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, आपको हर चीज़ पता है इसमें कौन क्या होता है। ये जो 20 है ना, ये एल होता है, लोअर लिमिट, मतलब जिस भी क्लास में, ठीक है, जिस भी क्लास में आपका मॉडल क्लास में मोड होता है उसका लोअर बाउंड्री लिख लेंगे एल। ठीक है, तो आपको ये पता है कि यहीं पे आपका मोड लाई करेगा 20 से 30 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में लोअर बाउंड्री क्या है, 20 है। और एक होता है एच, एच क्या होगा, तो 20 और 30 के बीच का डिफरेंस, 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10, ये एच हो गया। ठीक है, ये होता है F0, ये होता है F1, ये होता है F2, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है आपको। तो बस रख देते हैं, L के जगह पे आ जाएगा 20 प्लस F0 माइनस F1, 36 माइनस 16 20, और इंटू एच की वैल्यू 10 बटा F0 माइनस F1 20 प्लस F0 माइनस F2 यानी कि 36 माइनस 34 2, तो ये आ गया 200 बटा 22 यानी कि 100 बटा 11, और 100 बटा 11 होगा कितना, तो 9.09, ये आ जाएगा 29.09, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 4 कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः ये दिया हुआ है, चारों का अनुपात, 4 क्लासेस हैं और इसमें लड़कों लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। आपसे पूछा है किस कक्षा में लड़कों का अनुपात अधिक है, मतलब ऊपर वाला अधिक है। तो लड़कों का अनुपात अधिक है, देख के ही पता चल रहा है आपको कि ये दोनों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये एक से छोटे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 6/5, ठीक है, ऊपर से ही लिखते हैं, सबसे पहला ये ऊपर से नीचे ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, इस रेशियो को छोड़ देते हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ है। तो सबसे पहला रेशियो है 6/5, दूसरा रेशियो है 3/2, तीसरा रेशियो है 5/6 और चौथा रेशियो 4/5। आप खुद बताइए ये दोनों जो नंबर हैं 5/6 और 4/5 ये एक से छोटे नहीं है, क्योंकि ये 6 से छोटा है ना 5, और ये 5 से छोटा है 4, तो ये दोनों नंबर तो एक से छोटे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो
इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों नंबर को आपको कंपेयर करना है, 6/5 और 3/2 को, क्योंकि ये दोनों नंबर एक से बड़े हैं। तो इसको कंपेयर करने के लिए या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 15। आप खुद बताइए 12 बड़ा है कि 15, तो 15 बड़ा है, तो 3/2 बड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते थे सिंपली कि सी और डी तो हमने आउट ही कर दिया। आप ए को देखिएगा तो ये देखिएगा 5 से 6, मतलब 5 का 6 कितना परसेंट है, 120%, और 2 का 3 कितना परसेंट है, तो 150%। कौन सा ज़्यादा है, 150% ज़्यादा है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, ये जो है ए क्यू माइनस थ्री, ये ए क्यू ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक से देखिए, देखिए यदि इसको ए माने हम 4-4.23 को ए माने तो ये ए का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यदि 0.23 को बी माने तो ये बी का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस, ठीक है, 0.69 है, तो 0.69 है क्या, 3 इंटू 0.23, यानी कि 3 बी के बराबर है। ये बी को हमने माना है 0.23, ठीक है, तो 0.69 3 बी के बराबर हो जाएगा। गुना में देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए को हमने माना है 4.23, प्लस यहाँ थे जब इसकी बात करेंगे 12.69 का, यानी कि 12.69 का, तो ये क्या है, 3a के बराबर है, 3a के बराबर, यानी कि ये है 3 इंटू 4.23 के बराबर। ठीक है, तो ये 3a हो जाएगा, मतलब इसको लिख लेते हैं 3a इंटू, ये देखिए ये बी स्क्वायर आ गया, इसको बी माना है हमने 0.23 को, तो ये हो गया बी स्क्वायर, और ये माइनस। अब ऊपर देखिएगा तो ऊपर आपका हो रहा है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए और माइनस बी क्यू। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है a माइनस बी के होल क्यू का। ठीक है, तो यदि a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला है तो आपने a को माना क्या है 4.23, और माइनस b को क्या माना है, तो b को माना है 0.23। ठीक है, का होल क्यू, पूरे ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं आप, इस पूरे टर्म को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 4.23 माइनस 0.23, नीचे क्या है, तो नीचे देखिएगा तो 4 गुना 4 गुना 4 यही है, बस ये 2 4 के साथ दशमलव था, मतलब 0.4 था, तो इसको ऊपर लिख देते हैं 100, दशमलव हटा के ऊपर हमने 100 से गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा 100 प्लस, सॉरी 100 इंटू 4.23 इंटू 0.23, तो 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब, और नीचे है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कैंसिल आउट, 100 आ गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला 1 से 60 तक का नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, अंकगणितीय श्रेणी में। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणितीय श्रेणी मतलब लगातार डिफरेंस से बढ़ रही है। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, तो ऐसे नंबर पे क्या करते हैं, जब भी नंबर अंकगणितीय श्रेणी में हो, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो हम पहले और आखिरी नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं उसका एवरेज निकालने के लिए। तो पहला नंबर 1, आखिरी नंबर 60, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 30.5। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर हैं। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो ए बी को एम पे तथा सी डी को एन पे प्रतिच्छेद करती है, और एम एन डी बराबर 47 दिया हुआ है, ए एम एन का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं समांतर ए बी और सी डी, इसको एक तीसरी रेखा पी क्यू काटती है, पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू कहाँ पे काट रही है, तो ए बी को एम पे काट रही है और सी डी को एन पे काट रही है। यहाँ पे एम पे काटा और यहाँ पे एन पे काटा। आपको दिया हुआ है कि एम एन डी, यानी कि ये वाला 47 डिग्री है। आपसे पूछा ए एम एन, मतलब ये वाला, तो ये अंत एकांतर कोण हो गया, एकांतर अंत कोण जो हमने अभी ऊपर देखा था, तो ये भी 47 ही हो जाएगा ना, दोनों बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए एम एन कितना हो जाएगा 47। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल, इसमें बोला एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक निर्धारित करता है, 60% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं उसका सीपी 100 था, दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस था
वो 100 था, उसने जो मार्क किया वो सवाल में ही दे रहा है 150% अधिक। 100 से 150% यानी कि 100 प्लस 150, मार्क प्राइस कितना कर दिया उसने, 250। ठीक है, और बोला इस तरह बेचा कि उसको 60% का प्रॉफिट हुआ। तो 100 की चीज पे 60 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 160 में बेचा ना। आपसे पूछ रहा है कि कितने का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस में, तो 250 की चीज को 160 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 50 40 90 का। ठीक है, 90 का डिस्काउंट है 250 में। ठीक है, तो कितना परसेंट है यही आपको निकालना है। तो ये 50 से 2 बार में और ये 50 से 5 बार में, 18 पंचे 90, 36% का डिस्काउंट है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो यदि 12 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो कहने का मतलब यह है कि 100 की चीज 500 होगी, तभी तो 5 गुनी हुई। कितने वर्षों में हुई, 12 वर्षों में। देखिए 100 से 500 होने में उसको कितना इंटरेस्ट मिला, 400, यानी कि 400% का इंटरेस्ट मिला 12 सालों में। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 400/12। 400/12 को काटिएगा तो 100/3, यानी कि 33.33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक अधिकतम मान क्या होना चाहिए ताकि 8 अंकों की संख्या, ये संख्या 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन क्या है कि संख्याओं का योग, मतलब उसका डिजिटल सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जोड़ के देखते हैं, और जैसे जैसे 3 या 3 का मल्टीपल बनते जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 4 9, 3 का मल्टीपल इसको छोड़ देते हैं, 4 और 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल, इसको भी छोड़ देते हैं, तो बचा क्या, a+8, यही बचा। तो इसको भी 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा और a का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम जो ऑप्शन चेक करेंगे वो मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए का वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 8 17, 17 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। अगला मैक्सिमम ऑप्शन देखते हैं, तो 9 के बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू है 7 है, 7 चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 + 8 15, 15 3 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में पी की वैल्यू है और इसी सीमा में रहते हुए इसका जो है न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, देखिए सवाल ये है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही आसान है। इसमें बोल रहा है कि ये जो आपको दिया हुआ है ना मैक्स, इसका मतलब ये है कि ये मैक्स के अंदर जो दो इक्वेशन है इसका मैक्स निकालना है, मतलब इसमें बड़ा कौन है, मैक्स का मतलब बड़ा कौन है। तो इन दोनों इक्वेशन में जो भी बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्स लगा हुआ है दोनों इक्वेशन के बाहर, तो इन दोनों इक्वेशन में जो भी बड़ा आएगा उसका न्यूनतम वैल्यू निकालना है। ठीक है, और बड़ा हम चेक कैसे करेंगे, उसका रेंज भी दिया हुआ है कि इस रेंज में पी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसका न्यूनतम वैल्यू निकालना है कि न्यूनतम वैल्यू उसका क्या होगा। तो पहले हम चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आप चाहें तो 0 से 1 के बीच का कोई भी मान रख सकते हैं पी का, और इसमें 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। तो हम 1 रख के चेक करते हैं कि इन दोनों नंबर्स में से, इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो यदि पी की वैल्यू 1 रखें, हम पी की वैल्यू 1 रख के चेक करें तो पहला वाला समीकरण हो जाएगा इक्वेशन 1 - 2 + 4, यानी कि 5 - 2 3। दूसरा वाला समीकरण आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 2 और -4, यानी कि -3। अब खुद बताइए कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है ना। तो आपको मैक्सिमम निकालना था, यानी कि इस इक्वेशन का बात कर रहा था। ठीक है, अब मतलब एक सेकेंड, मतलब आपको इस इक्वेशन से अब कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन आपने निकाला इसका न्यूनतम वैल्यू निकालना है, न्यूनतम मान। ठीक है, यानी कि आपको p² - 2p + 4 का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, बाकी आप पूरा ऊपर भूल जाइए। ठीक है, अब नया इसमें दो सवाल था, पहला हमने पहला सवाल का पहला पार्ट कवर कर लिया कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा था, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा आया इसका न्यूनतम वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा सवाल पूछे मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का, तो एक तरीका होता है उसको डिफ्रेंशिएट करके देखना, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन नहीं आता होगा। ठीक है,
यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सिखाने लायक कुछ नहीं, आप इसको कैलकुलेट करके बहुत ईजिली बना सकते हैं डिफरेंशिएशन से। लेकिन यदि नहीं आता है तो मैंने आपको बताया था कि इसका आप स्क्वायर बनाने का कोशिश कीजिए। ये जो भी नंबर है इसको स्क्वायर बनाने का कोशिश कीजिए, उससे आप न्यूनतम मतलब मिनिमम या मैक्सिमम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो यदि इस नंबर को हम स्क्वायर बनाएं तो आप देखिएगा ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, मतलब ये पी स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 1, ठीक है, और प्लस 3। इसको यदि हम देखें तो ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस में क्या है 3, ठीक है। तो आपको बस इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका बोल लीजिए, और इसी को हमने ऐसे तोड़ दिया है, ठीक है। तो बस आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, मैंने ये भी बताया था कि जब भी आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है तो आप सोचिए खुद ही कि इसमें दो टर्म है, एक तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक दूसरा 3। 3 को तो आप छेड़ नहीं सकते, ये कांस्टेंट है, तो 3 तो 3 ही रहेगा। दूसरे वाले टर्म को आप छेड़ सकते हैं, न्यूनतम निकालना है तो इसका मिनिमम वैल्यू रखिए, मिनिमम निकालना है तो मिनिमम वैल्यू रखिए। तो p माइनस 1 का स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, किसी भी स्क्वायर नंबर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो जीरो होता है, क्योंकि उसको आप नेगेटिव तो कर नहीं सकते स्क्वायर नंबर को, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो क्या आ गया मिनिमम वैल्यू, 0 प्लस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 3 इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। क्लियर है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला कि 5, 2 और 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य 212 है, सिक्कों की कुल संख्या 112 है, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 50 अधिक है। आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यदि हम मान लें यहाँ पे ए बी सी कि 5 रुपए के सिक्के की संख्या ए है, चलिए एक्स वाई जेड मान लेते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या एक्स है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या वाई है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जेड है, ठीक है। हालांकि आप बिना माने भी बना सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले तरीका में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना होगा, ठीक है, और इसमें बस कलम ज़्यादा चलाना होगा, ठीक है। तो या दिमाग ज़्यादा लगाइए, कलम ज़्यादा चलाइए। तो अब इसमें बोला है कि 5, 2 और 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य 212 है। आप बताइए कि 5 रुपए के यदि एक्स सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 5x बनेंगे, प्लस 2 रुपए के यदि वाई सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 2y, और 1 रुपए के यदि जेड सिक्के हैं तो जेड इतने रुपए बनेंगे, और ये रुपया टोटल कितना बनेगा, 212। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, सिक्कों का कुल संख्या यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये 112 के बराबर है, ये भी सवाल में दिया हुआ कि सिक्कों की कुल संख्या 112 है। तीसरा इक्वेशन आपका यहां से बनेगा कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 50 अधिक है। कहने का मतलब कि जो y है वो 50 अधिक है किससे, x से, यानी कि y माइनस एक्स ये 50 आएगा, ठीक है। क्योंकि सवाल में दिया है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 50 अधिक है, तो 2 रुपयों की संख्या है कितनी, y, यानी कि y x से 50 अधिक है, तो y माइनस एक्स 50 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 3 इक्वेशन है, आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट करके एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालना क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी कि जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखिए पहले दोनों इक्वेशन को जब आप घटाइएगा ना तो आपको जेड गायब हो जाएगा, और जेड गायब होगा तो इस इक्वेशन के साथ आप एक्स निकाल लीजिएगा। आपको पहले जेड हटाना है तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कीजिए, इसको साइड कर दीजिए, ठीक है। इसको हमने किया साइड, और इन दोनों इक्वेशन पे आप माइनस कीजिए, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, सॉरी दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से। तो देखिए क्या बनेगा, 5x माइनस एक्स, ये बनेगा 4x, ठीक है, और प्लस में y, जेड जेड तो कैंसिल आउट हो गया, बराबर 212 माइनस 112, ये आ जाएगा 100, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इसमें जेड निकालना है, और जेड ही हमने हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये दूसरा वाला इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन है y माइनस एक्स, इसमें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे नहीं माइनस कर देते हैं, तो माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 50, यही हो जाएगा। माइनस किया हमने तो ये हो जाएगा 3, 5x बराबर, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x बराबर 50, ठीक है। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और x की वैल्यू 10 आई तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी, y की वैल्यू 60, ठीक है।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड था कितना, तीनों संख्याएं थी कितनी, 112, तीनों सिक्कों की संख्या है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 112 था, 112 में एक्स और वाई मिलके 70 हो गया, तो जेड कितना होगा 42, 70 प्लस 42 112 होता है। तो यानी कि जेड की वैल्यू 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 42। ठीक है, ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि चेतन का मासिक वेतन 18,000 रुपये है, वह 5,000 मकान के किराए पे और 2,000 बिलों पे खर्च करता है तथा शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन के उत्सव पे खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। देखिए, चेतन जो है महीने का 18,000 रुपये कमा रहा है और उस पर 5 और 2 7,000 रुपये खर्च कर दे रहा है। तो 18,000 में से 7 खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है, 11,000 रुपये हर महीने का बचा रहा है। आपसे पूछा है कि एक साल की उसकी बचत कितनी होगी, हर महीने 11,000 बचा रहा है। ठीक है, तो 11,000 गुने 12 उसकी बचत होनी चाहिए थी। लेकिन एक लाइन बोला इसने कि जन्मदिन के महीने में उसने पूरे एक महीने के बचत जन्मदिन के उत्सव पे खर्च कर दी। तो एक महीने की बचत उसने खर्च कर दी है, तो बचे कितने महीने की, 11 महीने की बचत बची। तो 11,000 गुने 11 इतना बचेगा उसके पास, 1,21,000। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। ये अगला सवाल है, इसमें भी इसका बहुलक निकालना है आपको। ठीक है, मतलब मोड निकालना है, सेम सवाल है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन बटा एफ जीरो माइनस एफ वन और प्लस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, अब देखिए मोड पहले किस क्लास में होगा ये आपको पता करना है। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वहीं पे मोड होता है, यानी कि रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये है। तो मॉडल क्लास यही होगा, मतलब मोड यहीं पे लाई करेगा 65 से 75 के बीच में। तो यदि 65 से 75 के बीच में मोड होगा, ठीक है, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, आप एक चीज़ इसको और भी देख सकते थे कि जब भी आप इसको देखिएगा तो 40 से किधर ज़्यादा है, देखिए 40 से इस तरफ ज़्यादा है ना 34। 40 के दोनों तरफ नंबर्स देखिए, एक तरफ है 30 और एक तरफ है 34। तो जिधर ज़्यादा होगा ना मोड उस तरफ झुकता है। ठीक है, 40 के नीचे की तरफ 34 है, ऊपर की तरफ 30 है। ठीक है, तो मोड जो होगा वो 34 की तरफ होगा। मतलब यदि आप इसके बीच का नंबर निकालिएगा 65 से 75 के बीच का तो क्या आएगा 70। मोड जो होगा 70 से नीचे की तरफ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आउट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा ऑप्शन होगा कि आप बिना सवाल को बनाए भी टिक मार सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपको इस सवाल को बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 70 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। यदि मॉडल क्लास ये होगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 65। ठीक है, और एच क्या होगा 65 माइनस 75 माइनस 65, यानी कि रेंज कितना है 10, वही होगा। ये हो जाएगा एफ जीरो, ये हो जाएगा एफ वन, ये हो जाएगा एफ टू। ठीक है, ऊपर भी हमने देखा था, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। एल है लोअर लिमिट और इसकी वैल्यू आ गई 65 प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन, यानी कि 40 माइनस 30 10 इंटू एच, एच भी 10 बटा में एफ जीरो माइनस एफ वन, यह आ जाएगा 10 गुना एफ जीरो माइनस एफ टू, यानी कि 40 माइनस 34 6। ठीक है, ये आ गया 10/6, 10/6 हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है ना, 40 माइनस 34 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 10/6 हो जाएगा 1.75। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, 10 गुना 6 नहीं होगा, 10 प्लस 6 होगा। ठीक है, ये गलत हो गया, 10 प्लस 6। ठीक है, तो ऊपर आ गया आपका 65 प्लस 100/16। ठीक है, और 100/16 का कितना है, 100/16 होता है 6.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 6.25, ये आ जाएगा 71.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज तथा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की समान दर से निवेश किया।
अंत में दोनों से प्राप्त ब्याज में 53 रुपए का अंतर पाया गया। प्रत्येक मामले में निवेश की गई राशि कितनी थी? ठीक है, मतलब अमित ने मतलब दो इक्वल अमाउंट दो जगह लगाए, एक जगह साधारण ब्याज पे और एक जगह चक्रवृद्धि ब्याज पे। दोनों जगह से जो उसको इंटरेस्ट मिले ना, उनमें अंतर था 53 रुपए का। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों जगह उसने कितने पैसे लगाए, सेम ही लगाए थे, तो आपको वही निकालना है। और ये जो अंतर 53 रुपए का, ये 2 सालों में आया है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सीधा सीधा, कि जब भी आप बात करेंगे सी आई माइनस एस आई की, मतलब सी आई से जो पैसे मिले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जो एस आई से जो इंटरेस्ट मिला है, इनका जो 2 साल का अंतर होता है, 2 ईयर्स का, ठीक है, वो होता है पी का आर स्क्वायर बटा 100%, प्रिंसिपल का आर स्क्वायर बटा 100%, यही होता है। ठीक है, आपको दे रखा है सी आई माइनस एस आई 2 साल का, जो अंतर है वो 53 रुपए का है। ठीक है, इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बटा 100। आर की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, आर की वैल्यू 4 दे रखा है सवाल में, 16 बटा 100, और परसेंटेज के लिए एक 100 आएगा। ठीक है, तो आपको यही कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखिए 16 होता है 4 गुना 4, और एक 4 इसको काटेगा, दूसरा 4 इसको काटेगा, तो P आपको मिला 53 गुना 25 गुना 25। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, 25 गुना 25 जब आप देखिएगा, तो 25 गुना 5, यहाँ से यदि 5 ले तो 125 बनेगा। तो जो भी आंसर आएगा वो 125 का मल्टीपल आएगा, और ऑप्शन नंबर बी और सी को जब आप देखिएगा तो 125 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 125 का जो भी मल्टीपल होता है ना, उसका जो आखिर का 3 अंक होगा वह तो 125 हो सकता है, 250 हो सकता है, 375 हो सकता है, 500 हो सकता है, 625, 750, 875 या 1000। ठीक है, मतलब 125 का मल्टीपल होगा आखिर का 3 अंक। ठीक है, तो आप 225 और 475 को देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी में 225 और 475 को, तो इन दोनों में से कोई 125 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं होगा इसका आंसर। तो ए और डी में आपको देखना है। तो आप लगा के देखिए इसमें क्या, 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, तो 4 से डिवाइड करना है, तो सिर्फ आखिर का 2 अंक देख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। तो 75 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 72 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, और 25 को जब 4 से काटेंगे तो 24 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। अब अपने पास जो सवाल है उसको देखते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो रिमाइंडर आएगा 1, 24 कट जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर आएगा 1। 53 में से 52, 13 चौके 52 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। 1 गुना 1 गुना 1, रिमाइंडर कितना होगा 1। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला एक दुकानदार 45 समान कैलकुलेटर 54,000 में खरीदता है। वह उनमें से 30 को 25% लाभ पे और शेष को 20% हानि पे बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो इसको हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से सीखा था इस टाइप के सवाल को बनाने। यहाँ पे बोला 45 कैलकुलेटर है, ठीक है, और उसमें से जो 30 है उसको 25% के प्रॉफिट बेच रहा है, और जो बचे कितने 15, इसको 20% के लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसका रेशियो लिख लेते हैं, आसान होगा। तो 15 से काट ले देंगे, 3 यदि हमारे पास कैलकुलेटर था तो उसका 2 हिस्सा 25 के प्रॉफिट पे बेचा और 1 हिस्सा 20 के लॉस पे बेचा। यहाँ से टोटल प्रॉफिट या लॉस देखते हैं, तो करते क्या है, 2 गुना 25 50%, 2 गुना 25 50% यहाँ से आ गया, और ये 1 गुना 20 माइनस 20%, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 हो जाएगा 30%, मतलब यहाँ भी आना चाहिए माइनस 30%। 50 माइनस 20, अच्छा माइनस नहीं प्लस में 30 है, 50 माइनस 20 प्लस 30% होगा, तो यहाँ भी आना चाहिए 30%, बराबर है। तो अब देखिए 3 से 30% आया तो पर यूनिट पे कितना परसेंटेज, 10% प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये तरीका काम कैसे करता है ये हमने परसेंटेज में सीखा है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री, ए बी 12 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो 10 ए माइनस कोट सी पूछ रहा है। ठीक है, आपको इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये जोड़ के 180 डिग्री होता है,
और इसमें कोण बी 90 दिया हुआ है, तो बचा हुआ दो कोण, कोण ए प्लस कोण सी 90 के बराबर होगा। और जब भी ऐसा होता है ना, ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो साइन ए बराबर होता है कॉस ए के, सॉरी, साइन ए बराबर होगा कॉस सी के, या इसका उल्टा भी, साइन सी बराबर होगा कॉस ए के। सेम चीज होता है आपके टेन के साथ भी, कि टेन ए बराबर होता है कोट सी के, ठीक है। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कोसेक ए बराबर होगा सेक सी के, ठीक है। ये तीनों चीजें होती है, ये आप दिमाग में रखिएगा। हालांकि इन तीनों चीजों की जरूरत नहीं है हमें, बस एक की जरूरत है, ये दूसरे वाले की, टेन ए बराबर होता है कोट सी के, जब भी ऐसा होता है तो यही है ना, आपसे पूछा है कि टेन ए कोट सी को इधर लाएगा तो माइनस कोट सी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यही आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल, इसमें बोला एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 6 घंटे में और धारा के विपरीत 10 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, स्थिर जल में नाव की गति क्या है, ठीक है। इसकी जरूरत तो वैसे थी नहीं इस सवाल में, सिर्फ इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके बन जाता। पहले उसने बोला कि 120 किलोमीटर, ठीक है, 6 घंटे में कवर करता है धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में चलेगा तो नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुटेगा, तो नाव का चाल को u माने और धारा के चाल को v, तो u प्लस v आ जाएगा कितना, 120/6, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। यह आ गया आपका नाव का स्पीड प्लस धारा का स्पीड। अगला बोला इसने कि 120 किलोमीटर, ठीक है, धारा के विपरीत चलता है तो 10 घंटा लगता है, ठीक है। तो यही 120 किलोमीटर जब धारा के विपरीत चलता है तो 10 घंटा लगता है, तो ये डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड आ जाएगा। धारा के विपरीत है तो स्पीड क्या होगा, u माइनस बी, ठीक है। 120 माइनस 10 होगा कितना, 12। अब यदि आप सिर्फ इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा नाव की चाल। नाव की चाल है क्या, u, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2u बराबर 32, यानी कि u बराबर 2u बराबर यहाँ से 32 होगा, एक सेकेंड, 2u बराबर 32, तो u यानी कि नाव का चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला एक रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला 3 यौगिक ए बी और सी का उपयोग 3, 5, 7 के लागत अनुपात में करती है। जब मिश्रण में चौथा यौगिक डी मिलाया जाता है तो कुल लागत 40% बढ़ जाता है, तो नया अनुपात ए बी सी और डी का ये हो जाता है। तो एक्स का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहले था ए बी सी और डी, ए बी सी था, इसका अनुपात था 3, 5 और 7, ये लागत का अनुपात है, मतलब कॉस्टिंग का, इतने पैसे, मतलब उस प्रयोगशाला में किसी 3 यौगिक में ए बी सी में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। ये पैसों का अनुपात है, 3, 5 और 7। बोल रहा है कि एक चौथा यौगिक डी मिलाया जाता है और उससे खर्च 40% बढ़ जाता है, ठीक है। चौथा यौगिक डी मिलाया जाता है तो पुराना खर्च कितना है, तो 3, 5, 8, 7, 15, पहले 15 यूनिट खर्च हो रहा था और अब उसका 40% बढ़ गया, तो 15 का 40%, 15 चौके 60, यानी कि 6 यूनिट बढ़ गया। और ये किसके कारण बढ़ा, डी के आने के कारण, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी, 6 यूनिट बढ़ा तो डी के कारण नहीं बढ़ा ना, तो डी की वैल्यू 6। आपसे बोल रहा है कि ए बी सी डी बराबर यदि 3, 5, 7 एक्स है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यही तो d है ना, x का रेशियो, ऑप्शन नंबर x बराबर 6 सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको बताने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके हम समझाते हैं कि यदि हम बोलें कि 5 का पावर 3.5 है और एक है 5 का पावर 7.5, इसका एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे में करेंगे क्या, तो जो जिस पे पावर बड़ा होता है ना उसको आप एलसीएम मान लिया कीजिए, जैसे हमने मान लिया 5 का पावर 7.5, यही इनका एलसीएम होगा, ठीक है। जब भी दो नंबर्स दिए हुए हों इस तरीके से कि पावर है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो जिसमें पावर ज़्यादा होगा ना वही उनका एलसीएम होता है। आप चेक कर लीजिए इसको, जब आप 5.35 से काटिएगा तो पावर जुटता है, डिवाइड करते हैं तो सॉरी घटता है, ये हो जाएगा 7.5 माइनस 3.5, यानी कि आ जाएगा 5 का पावर 4,
ठीक है, मतलब सीधा सीधा आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी दो नंबर का एलसीएम निकालना हो जिसमें बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे बेस दोनों में एक्स है, 5 है दोनों में, तो जब भी बेस सेम हो और उसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए सीधा सीधा करते क्या है, जिस पे ज़्यादा पावर है उस वाले नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे इस सवाल को बनाने में। यहाँ पे आपके पास है x का पावर 3.5 और गुना y का पावर 1.5, पहला संख्या है। दूसरा संख्या है y का पावर 2.5 और x का पावर 4.5, बटा में है तो ऊपर ले आएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा संख्या है x बटा y का पावर -3, तो ऊपर ले आएंगे तो y का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं में देखिए जो आपका एलसीएम आएगा वो x और y दोनों होगा, और x का मैक्सिमम पावर होगा और y का मैक्सिमम पावर होगा, अभी जैसे मैंने बताया। तो इन तीनों संख्याओं में x का मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप बताइएगा कि 4.5 है। तो x का पे पावर 4.5 हो जाएगा इसके एलसीएम का एक पार्ट। दूसरा y का मैक्सिमम पावर क्या है, तो y का मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, तो y का पावर 3, ये इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आ गया। ठीक है, लेकिन इसको ऑप्शन के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन के हिसाब से जब बनाएंगे तो इसको लिखेंगे x का पावर, ठीक है 3 साइड कर लेते हैं, तो x क्यू y क्यू साइड कर लिया हमने, तो x का एक पार्ट बच गया x का पावर 1.5, और 1.5 को लिखेंगे क्या 3/2। ये देखिए ये क्या हो गया, एक्स वाई का होल क्यूब इनटू एक्स का पावर 3/2, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, यही होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो आधे खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आधे खाली टैंक को भरने में, मतलब टैंक आधा भरा हुआ है। ठीक है, तो आधा ही भरना है। आइए बनाते हैं। इसमें 3 नल है, एक 4 घंटा लेता है, एक 24 घंटा लेता है और एक 6 घंटा लेता है खाली करने में। तो इसका एलसीएम को काम मान लेते हैं, तो काम हमने मान लिया 4, 24 और 6 का एलसीएम 24। अब देखिए जो नल 4 घंटे में भर रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6, जो नल 24 घंटे में भर रहा है उसकी कैपेसिटी 1, और जो नल 6 घंटे में खाली कर रहा है उसकी कैपेसिटी माइनस में 4। ठीक है, अब बोला है कि तीनों पाइप एक साथ खोला गया तो आधे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये पूरा टंकी है 24, तो आधा टंकी यानी कि 12 काम तीनों मिलके करेगा, तो 6 + 7 और -4 3, 7 - 4 3, कितने घंटे लगेंगे 12/3, मतलब 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल है। इसमें बोला है कि अंकुर वृत्ताकार ट्रैक एक्स पे 1.2/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, और महिमा ट्रैक वाई पे, दो अलग अलग ट्रैक है, वाई पे 2.1/12 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ती है। ट्रैक एक्स और वाई की कुल लंबाई 325 मीटर है। अंकुर ट्रैक एक्स के 9 चक्कर उतने ही समय में लगाता है जितने समय में महिमा ट्रैक वाई के 5 चक्कर लगाती है। महिमा द्वारा ट्रैक एक्स का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या है। ठीक है, देखिए इसमें इस सवाल में दो ट्रैक हैं, एक तो एक्स है, ये पहला ट्रैक मान लेते हैं, और एक दूसरा ट्रैक है हमारे पास वाई। ठीक है, ये दो अलग अलग ट्रैक हैं। इन दोनों ट्रैक को जब हम लोग जोड़ेंगे, मतलब दोनों ट्रैक का जो टोटल लेंथ है वो दिया हुआ है 325 मीटर के बराबर, 325 मीटर के बराबर। ठीक है, ये है एक्स पहला ट्रैक और ये है वाई दूसरा ट्रैक। ठीक है, अब देखिए पहला ट्रैक जो एक्स है इस पे अंकुर रनिंग कर रहा है। ठीक है, और किस स्पीड से, तो 1.2/3। ठीक है, ये हो गया अंकुर, अंकुर, और दूसरे ट्रैक पे कौन रनिंग कर रहा है, महिमा ट्रैक वाई पे, महिमा। ठीक है, अंकुर का जो स्पीड है 1.2/3 यानी कि 5/3 मीटर प्रति सेकंड है अंकुर का स्पीड, 5/3 मीटर प्रति सेकंड, और महिमा का जो स्पीड है वो है 2.1/12 यानी कि 25/12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अंकुर और महिमा का स्पीड हमने लिख लिया।
आपको एक बात मैंने बताया था कि जब भी टाइम बराबर हो, ठीक है, तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है जब भी टाइम बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बराबर यदि हम रखें, टाइम को यदि हम इक्वल रखें, टाइम को यदि हम बराबर माने, तो हम देखेंगे इनके डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो सेम आ जाएगा। मतलब यदि एक फिक्स समय में, एक तय समय में अंकुर 5/3 डिस्टेंस चलता है, ठीक है, तो महिमा 25/12 डिस्टेंस चलेगी, ठीक है। मतलब जितने समय में अंकुर 5/3 मीटर ट्रेवल करेगा, उतने समय में महिमा 25/12 ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे डिस्टेंस 5/3 और 25/12 के अनुपात में आ जाएगा। अब देखिए सवाल में ये दिया हुआ है कि अंकुर ट्रैक एक्स 9 चक्कर उतने ही समय में पूरी करता है, यानी कि अंकुर 9x उतने ही समय में पूरी करता है जितने समय में महिमा महिमा 5y चलती है। मतलब y ट्रैक y के 5 चक्कर लगाती है, यानी कि 5y डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो समय बराबर है, तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा डिस्टेंस का, ये 5/3 और 25/12 इसी के बराबर है ना, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग बात को, समझिए फिर से। ये आखिरी लाइन देखिए, इसमें बोल रहा है कि अंकुर ट्रैक एक्स को के 9 चक्कर उतने ही समय में लगाता है जितने समय में महिमा ट्रैक वाई के 5 चक्कर लगाती है। समय यहाँ पे फिर से बोल रहा है बराबर है, उतने ही समय में, ठीक है। तो समय यदि बराबर हो तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, अभी मैंने बताया कि समय बराबर होगा तो डिस्टेंस का रेशियो ये होगा जो हमने लिखा है, 5/3 और 25/y 25/12, ठीक है। और ये जो 5/3 है ये अंकुर के 9 चक्कर के बराबर है। अंकुर ट्रैक एक्स के 9 चक्कर लगा रहा है, तो 9 चक्कर के बराबर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब एक चक्कर कितने का हो जाएगा, एक्स का एक चक्कर हो जाएगा, इसको 9 चक्कर के बराबर है तो एक चक्कर 1/9 के बराबर डिस्टेंस, और ये जो है 5 चक्कर के बराबर है महिमा का, तो ये एक चक्कर यदि बोलेंगे तो 1/5 के बराबर, 5 चक्कर 25/12 है तो एक चक्कर 25/12 का 1/5, यानी कि ये जो रेशियो आएगा ये एक्स का और ये वाई का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आप लिख सकते हैं जो एक्स और वाई का जो रेशियो आया आपके पास वो कितना आ गया, 5/27, 5/27 ये हो गया एक्स का रेशियो, ठीक है। और वाई का रेशियो हो गया 5 से कट जाएगा, यानी कि 5/12, 5/12, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 और 27 का रेशियो आ गया, इसको काट देते हैं 3 से, तो 9 और ये 4, यानी कि एक्स और वाई का क्या रेशियो हो गया, 4:9, ठीक है। एक्स वाई का रेशियो हो गया 4:9, इसको मिटा देखिए, ठीक है। एक्स वाई का रेशियो हो गया 4:9, टोटल कितना, 9 4 13, और यही 13 यूनिट बराबर एक्स वाई का डिस्टेंस 325 मीटर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 गुना 2 26 और 13 पचे 65, 25 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू 25 मीटर हो गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुना 4 100 मीटर के बराबर, यानी कि एक्स कितना आ गया, 100 मीटर। आपसे पूछा क्या है कि महिमा द्वारा ट्रैक एक्स का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या है, यानी कि महिमा 100 मीटर कितने देर में ट्रेवल कर रही है, बस यही सवाल है। तो एक्स का डिस्टेंस, एक्स का लेंथ हमने निकाल लिया 100 मीटर, तो महिमा का स्पीड से उसको डिवाइड कर देंगे, समय निकल जाएगा। महिमा का स्पीड दिया हुआ है सवाल में 25/12, यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, तो इसको 25/12 से डिवाइड कर देते हैं, 25 से 4 बार में 12 चौके 48 सेकंड लगेगा महिमा को, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है, हो गया आज का। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ हम हर शिफ्ट को करवाने से पहले, उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाने से पहले PDF डाल देते हैं, ताकि आप लोग उसको पहले बनाएं, ठीक है। और उसके बाद वीडियो देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हो।